इस वीडियो में हम बात करें डिस्कस द फीचर्स ऑफ अ डिबेंचर कि डिबेंचर के फीचर्स क्या होते हैं एंड डिस्क्राइब द रेमेडीज ऑफ डिबेंचर होल्डर्स की डिबेंचर होल्डर्स के पास रेमेडीज कौन कौन सी होती हैं। एक कंपनी नीड मनी और कैपिटल टू रन इट्स बिजनेस सक्सेसफुली। एक कंपनी को कैपिटल चाहिए होगी या हम पैसे चाहिए होंगे अपना बिजनेस सक्सेसफुली चलाने के लिए। टू रेज फंड्स द कंपनी हैज़ टू अडॉप्ट वेरियस रिसोर्सेज एंड मेथड्स। और कंपनी को अपने फंड्स वगैरह रेज करने के लिए वेरियस जो रिसोर्सेज या मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। लाइक उनको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे, एफडीज वगैरह होंगी, एक्सेट्रा। दस डिबेंचर दस डेट इज़ ऑल्सो अ पावरफुल मीडियम फॉर अरेंजिंग फंड। अगर इसमें बात करें तो जो डेब्ट होता है कि हाँ कर्ज वगैरह लेकर भी एक मतलब अच्छा फंड वगैरह रेज कर सकती है कंपनी। ए कंपनी इन लियो ऑफ ऑब्टेनिंग डेट फ्रॉम द पब्लिक इशूज डिबेंचर्स। जो एक कंपनी होती है वो डेट कर्ज वगैरह लेने की जगह जो भी मतलब जिनसे भी पैसे लेती है उनको डिबेंचर्स इशू कर सकती है। डिबेंचर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ डेट। डिबेंचर्स को सर्टिफिकेट ऑफ डेट भी बोला जाता है। Definition Section 2 subsection 30 of the Companies Act 2013 has defined the word debenture as under। जो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सबसे 30 है उसमें डिबेंचर की डेफिनेशन बताई गई है। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स और ऑफ द कंपनी और नॉट। तो इसमें बताया गया डिबेंचर में स्टॉक आ जाता है, बॉन्ड्स आ जाते हैं या किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट जो मतलब एविडेंस बन जाता है एक तरीके का कि हाँ कंपनी ने उस पर्सन से इतने पैसे लिए हैं उसके बदले उसको डिबेंचर इशू कर रखा है। वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। चाहे कोई जैसे फिक्स चार्ज होता है और फ्लोटिंग चार्ज होता है, चाहे कोई चार्ज कंपनी ने उन डिबेंचर्स पे दिया है या नहीं दिया तो वो भी डिबेंचर्स के अंदर इंक्लूड होंगे। बट द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिबेंचर्स। और इसमें अब ये बताया जा रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें डिबेंचर्स के अंदर नहीं इंक्लूड होंगी। द इंस्ट्रूमेंट्स रेफर टू इन चैप्टर 3D ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। जो इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर 3D में बताए गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के 1934 में वो डिबेंचर्स के अंदर इंक्लूड नहीं माने जाएंगे। सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन वगैरह होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो भी डिबेंचर्स के अंदर नहीं माने जाएंगे। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में। देयर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर आर फॉलोज। डिबेंचर इज सच अ सर्टिफिकेट। डिबेंचर एक वैसा सर्टिफिकेट है विच इज़ इशूड अंडर सील ऑफ कंपनी, जो कंपनी की कॉमन सील के साथ इशू किया जाता है। दैट इज सील ऑन सर्टिफिकेट इज इसेंशियल। और जो कंपनी की कॉमन सील है वो इसेंशियल, वो जरूरी मानी जाती है सर्टिफिकेट पे होनी। बट इन केस ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी वर्सेस कमिश्नर, अगर हम केस की बात करें ब्रिटिश इंडिया कंपनी वर्सेस कमिश्नर के केस में क्या हुआ था, इट वॉज हेल्ड दैट सील इज़ नॉट नेसेसरी। इस केस में बताया गया था कि जो कंपनी की कॉमन सील होती है वो नेसेसरी नहीं है फॉर लीगल रिकॉग्निशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर। कि कंपनी को जो कंपनी की कॉमन सील होती है वो लीगली अगर कंपनी पे किसी ने एक्शन लेना है डिबेंचर के जरिए, डिबेंचर सर्टिफिकेट के जरिए, तो उसमें कॉमन सील नेसेसरी नहीं है, उसकी लीगल रिकॉग्निशन फिर भी मानी जाएगी। डिबेंचर सर्टिफिकेट इज एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट द कंपनी इज डेटर फॉर द होल्डर टू सर्टेन लिमिट। और जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है वो एक एविडेंस होता है इस बात का कि हाँ कंपनी ने उस पर्सन को डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर रखा है और उससे इतनी अमाउंट उन्होंने ले रखी है, इतनी लिमिट वगैरह तक उसका मतलब डेट देना है कंपनी ने, उसको कर्ज वगैरह देना है उसको। इट इज़ ऑल्सो ले डाउन इन द डिबेंचर दैट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेबल टिल द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ नॉट पेड। तो इसमें ये भी बताया गया है कि डिबेंचर में ये भी बात लिखी गई है कि जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो पे करी जाएगी जब तक प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे की जाती तब तक। नॉर्मली इट इज़ ऑल्सो मैंशन इन द डिबेंचर दैट व्हेन विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट पेड ऑल्दो इट इज़ नॉट नेसेसरी नाउ। तो डिबेंचर में ये भी बात मेंशन होती है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये कब पे की जाएगी, चाहे ये बात ज़रूरी नहीं होती बट फिर भी मेंशन होती है उसमें। जनरली कंपनी क्रिएट सिक्योरिटी फॉर डिबेंचर्स बाय फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज अपॉन इट्स प्रॉपर्टी। और जो कंपनी है कंपनी डिबेंचर्स के ऊपर एक चार्ज क्रिएट करती है। चार्ज या तो फिक्स्ड भी हो सकता है या फ्लोटिंग भी हो सकता है, जो प्रॉपर्टी वगैरह पे होता है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। लाइक अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो बोल सकते हैं हम स्टॉक इन एक्सचेंज, स्टॉक वगैरह हो गया जो ट्रेडिंग करने के लिए कंपनीज के पास होता है, या गुड्स किसी भी तरह के। अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो कंपनी की बिल्डिंग होगी या मशीनरी होगी। डिबेंचर्स आर इशू इन सीरीज बट अ सिंगल डिबेंचर में बी इशूड इन केस ऑफ सोल लेंडर ऑफ द कंपनी। जो डिबेंचर्स हैं वो पहली बात तो जो सीरीज में इशू किए जाते हैं कि एक डिबेंचर इशू नहीं किया जाता
बट जहाँ पे एक डिबेंचर इशू किया जाता है वो उन लोगों उस टाइम पे कराया जाता है, उस सिचुएशन में करा जाता है जहाँ पे एक ही पर्सन ने सारा का सारा कंपनी ने एक ही पर्सन को डिबेंचर दिए हो सारे के सारे। द होल्डर ऑफ डिबेंचर्स इज द क्रिएटर ऑफ द कंपनी एंड नॉट इट्स मेंबर। जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रिएटर होते हैं बट कंपनी के मेंबर्स नहीं होते। रेमेडीज अवेलेबल टू डिबेंचर होल्डर्स, मोस्टली डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड। अगर हम बात करें कि रेमेडी कौन कौन सी होंगी डिबेंचर होल्डर्स के पास, जो काफ़ी तरह के डिबेंचर्स होते हैं वे सिक्योर्ड होते हैं। ए चार्जेस क्रिएटेड ऑन द कंपनीज प्रॉपर्टी बाय देम। जो डिबेंचर वगैरह कंपनी इशू करती है डिबेंचर होल्डर्स को, उन पे साथ में एक चार्ज भी होता है, या तो फिक्स चार्ज हो सकता है, फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है। इस वजह से वो सिक्योर्ड माने जाते हैं डिबेंचर्स। इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देन फॉलोइंग रेमेडीज विल बी अवेलेबल टू डिबेंचर होल्डर्स। अगर तो प्रिंसिपल अमाउंट देने में या इंटरेस्ट अमाउंट देने में कंपनी ने किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करी तो डिबेंचर होल्डर के पास ये सारी रेमेडीज हो सकती हैं। They can sue the company for payment of principal and interest or to enforce the secured debentures by sale। तो इसमें यह बताया गया है जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो कंपनी पे केस फाइल कर सकते हैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट लेने के लिए या इंटरेस्ट अमाउंट लेने के लिए। और कंपनी के जो डिबेंचर्स जिस पे उन्होंने एसेट्स पे अपने वगैरह रखा था, चार्ज वगैरह रखा था, जिस फिक्स्ड एसेट पे या फ्लोटिंग चार्ज जो भी रखा था, तो उस गुड्स को या उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपनी अमाउंट ले सकते हैं डिबेंचर होल्डर्स कंपनी से। दे मे सेल द चार्ज प्रॉपर्टी थ्रू ट्रस्टीज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सच पावर्स हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर डिबेंचर ट्रस्ट डीड। तो इसमें ये बताया गया है कि जो चार्ज प्रॉपर्टी करी गई है डिबेंचर के टाइम पे, अगर तो फिक्स चार्ज है तो फिक्स्ड प्रॉपर्टी है जो भी कंपनी की, अगर तो फ्लोटिंग चार्ज है तो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी जो भी होगी कंपनी के पास। तो जो डिबेंचर होल्डर्स है वो उन प्रॉपर्टीज़ को सेल कर सकते हैं ट्रस्टी के थ्रू, और ये साथ में कंडीशन लगाकर कि हाँ इन्होंने कंपनी ने हमारे पैसे देने से मना कर दिया लाइक दैट। तो जो डिबेंचर होल्डर्स है वो उन प्रॉपर्टी को सेल करके अपने पैसे ले सकते हैं। दे में अप्लाई फॉर पासिंग ऑर्डर्स बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल फॉर बैनिंग द पावर ऑफ द कंपनी ऑफ रिडीमिंग द डिबेंचर्स। तो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो ऑर्डर वगैरह पास करवा सकते हैं कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल से कि ये कंपनी रिडीम वगैरह तो कर दे, रिडीम जो करती है डिबेंचर्स उस पर बैन लगा दिया जाए। सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ऑफ डिबेंचर्स दे एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मे अपॉइंट रिसीवर दैमसेल्व्स। तो इसमें यह बताया गया जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स एक लाइक रिसीवर को रख सकते हैं बीच में, या अपॉइंटमेंट वगैरह किसी की भी करवा सकते हैं लाइक अ लिक्विडेटर, जो उनसे कंपनी से उनके लिए पैसे वगैरह लेगा जो उन्होंने दिए हुए हैं। इफ़ द डिबेंचर होल्डर डिज़ायर्स ही मे अप्लाई टू ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप ऑफ डिफॉल्टर कंपनी। अगर तो डिबेंचर होल्डर चाहे, उसकी अपनी मर्जी है डिबेंचर होल्डर की, अगर उसकी इच्छा है तो वो कंपनी की ट्रिब्यूनल को कंप्लेंट करके कंपनी को वाइंड अप करवा सकता है डिफ़ॉल्ट कंपनी बोलकर। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ कंपनी, अगर तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, द डिबेंचर होल्डर्स में आस्क फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द सिक्योरिटी प्लेस्ड बाय द कंपनी। तो जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो जो उन्होंने सिक्योरिटी रखी है कंपनी ने, फिक्स चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज किसी भी तरह का या कोई भी किसी भी तरह की सिक्योरिटी कंपनी ने जो प्लेज करी थी, एंड गेट द पेमेंट ऑफ द अमाउंट पेबल ऑन डिबेंचर्स। तो जो भी डिबेंचर होल्डर्स ने पेमेंट दे रखी है कंपनी को, वो उनका जो भी चार्ज वगैरह जो भी उनके पास प्रॉपर्टी होगी कंपनी की, उनकी वैल्यूएशन करवा कर अपने पैसे वसूल सकते हैं डिबेंचर होल्डर्स उनसे। ओके, थैंक यू।